हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज। आज हम क्लास 9th का चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर तो ये पहले ही शुरू हो चुका है। आज इसकी हम क्या करेंगे, बैक एक्सरसाइज। ठीक है ना, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम इस वीडियो सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब है कि हमारा अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पे बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो कह रहे हैं जीरो लग रहा है, नेट जीरो है फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि जीरो फोर्स के बावजूद इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही हो कोई नॉन जीरो वेलोसिटी से, मतलब कुछ मूवमेंट इसमें दिख रही हो? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं इफ यस state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of velocity। अगर आपका आंसर यस है तो बताओ कि जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किस तरह से रहेंगे, उनके बारे में बताओ। और अगर आपका आंसर नो है तो आप बताओ कि क्यों नो है। तो देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उस पर फोर्स लगाना जरूरी होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपको उसे मूव कराना है तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अगर फोर्स जीरो है तो वो मूव नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया ना कि ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट पे है, ऐसी तो कोई बात नहीं कही। इन्होंने सिंपली क्या कहा है हमें, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले से ट्रैवल कर रहा होता, कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता जा रहा है, इसकी स्पीड है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। क्या इसकी स्पीड में कोई अपने आप चेंज आएगा? अगर एक गाड़ी जो है वो सड़क पे चल रही है, अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और अगर उस कार का एक्सेलरेशन करना बंद कर दे ड्राइवर, तो क्या होगा, गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड एंड टायर्स। टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसके वजह से गाड़ी जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। लेकिन फ्रिक्शन भी तो एक तरह का फोर्स है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फोर्स तो जीरो है। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर फोर्स जीरो होगा तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ना ही बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है, उसके स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो अगर मान लो पहले से 100 किलोमीटर पर आवर है तो वो चेंज नहीं होगी, 100 किलोमीटर पर आवर ही बरकरार रहेगी, ही मेंटेन रहेगी। तो यस, वी कैन से दैट अ ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बट कैन स्टिल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बस कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड की कंडीशन है। मैग्नीट्यूड की कंडीशन है कि वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर 100 है तो 100 ही रहेगा। और डायरेक्शन की कांस्टेंट क्या है कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन रहेगी, एक सिंगल लाइन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, अगर वेलोसिटी चेंज हो गई यानी कुछ एक्सेलरेशन है, और कुछ एक्सेलरेशन है तो कुछ फोर्स है। ठीक है, देखो इसको अब लिखेंगे कैसे, इसको नोट डाउन कर लो। When an object experiences a net zero external unbalanced force in accordance with second law, its acceleration is zero। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू एम में। अगर F जीरो है तो समझ में आ जाएगा कि A भी जीरो है। If the object was initially in a state of motion, then in accordance with the first law of motion, the object will continue to move in the same direction with same speed। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पहले से एक मोशन में था और उसके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही बरकरार रहेगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन
until and unless an external force is applied. ठीक है ना, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट मे बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी बट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन मस्ट रिमेन अनचेंज्ड और कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में नो चेंज आएगा, ये कंडीशन जरूर है। तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि इट इज पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा हो पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, दैट इज पॉसिबल, यस। ठीक है, इसको नोट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो ये हमने एक इंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन किया था, जहां पे हमने किया था कि ट्री होता है, जब ट्री को आप शेक करते हो तो लीव्स उसमें से नीचे गिर जाती है। सेम क्वेश्चन है ये, एक कारपेट है, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, दोनों रेस्ट पे हैं। जैसे ही आप इसको स्टिक से मारोगे तो क्या होगा, कारपेट तो मोशन में आ जाएगा पर डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे रेस्ट पे, और कारपेट पीछे चला गया, डस्ट पार्टिकल्स वहीं हवा में रह गए तो वो बाद में नीचे गिर जाएंगे, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। द कारपेट विद डस्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट इज बीटन विद अ स्टिक द कारपेट इज सेट इन मोशन but the particles remain at rest. Due to inertia of rest, the particles retain their position. Retain मतलब अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं, particles मूव नहीं कर रहे, बस कारपेट दूर चला गया। Retain their position of rest and falls down due to gravity. और फिर वो बाद में नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। ठीक है ना, देखो आई होप समझ में आ गया हो आपको ये बहुत ही अच्छे से, कि जब हमने इसको हिट किया स्टिक से, जब हमने इसको हिट किया तो कारपेट तो जो है वो पीछे चला गया लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए, तो डस्ट पार्टिकल बाद में फिर नीचे गिरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद रोप। यानी अगर आप बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हो और बस में ऊपर सामान रख दिया है आपने, बस के ऊपर, जैसे जो हरियाणा रोडवेज होती हैं या और भी कहीं आप बस से जा रहे हो तो बस के ऊपर सामान रख दिया जाता है, तो कहा जाता है कि इसको ना रोप से बांधना बहुत जरूरी है। रोप से नहीं बांधोगे तो ये गिर जाएगा, बहुत ही बेसिक सी बात है। रोप से क्यों बांधोगे, नहीं बांधोगे तो गिर जाएगा। अब इसी को फिजिक्स की टर्म्स में कैसे कहा हमने, कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो एक्सप्लेन करता है कि अगर बस एकदम से चलेगी तो बैकवर्ड गिर सकता है हमारा सामान, अगर बस ने एकदम से ब्रेक मारे तो फॉरवर्ड गिर सकता है सामान, और बस मानियो अगर राइट साइड मुड़ी तो लेफ्ट साइड गिर सकता है सामान, और अगर लेफ्ट साइड मुड़ी तो राइट साइड गिर सकता है सामान। यही हमारा ये क्वेश्चन में आंसर हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इन मूविंग व्हीकल like bus the motion is not uniform, the speed of vehicle varies। एक बस चल रही है तो उसकी स्पीड फिक्स तो रहेगी नहीं। it may apply brake suddenly or takes sudden turn, वो ब्रेक भी लगा सकती है, मुड़ भी सकती है। आगे, the luggage will resist any change in its state of rest or motion। जो लगेज है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में ना कोई भी चेंज नहीं चाहेगा इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, एंड दिस लगेज हैज द टेंडेंसी टू फॉल साइडवेज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी ये लगेज किसी भी तरफ जाके गिर सकता है। तो टू अवॉइड द फॉल ऑफ लगेज इट इज टाइड विद द रोप, उस लगेज को गिरने से बचाने के लिए हम उसे एक रोप से बांध देंगे। ये एग्जैक्ट आंसर आप अपने पेपर में लिख के आओगे और टीचर फुल मार्क्स तो देगा ही देगा, साथ में एक आपको गुड भी देगा टीचर। ठीक है ना, तो इसको जो है समझ लो, लिख लो, याद कर लो। आगे चलते हैं। अब बैट्समैन विराट कोहली आया, हिट्स अ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल को घुमा के जो है उठा के मार दिया, और फिर बॉल जो है उड़ती उड़ती गई और बाद में जमीन पे रोल होती हुई आगे गई,
which then rolls on a level ground. After covering a short distance, थोड़े डिस्टेंस बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, यानी मतलब भाई जो शॉट मारा था वो इतना तेज नहीं मारा विराट कोहली ने इस बार कि बॉल जो है बाउंड्री पार कर जाए, वो थोड़ी देर बाद ही अपने आप रुक गई. द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, तो सवाल है कि बॉल अपने आप क्यों रुक गई. अब कई बच्चे कहेंगे सर बैट्समैन ने, विराट कोहली ने ज्यादा तेज नहीं मारा इसलिए रुक गई. द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ. तो देखो चौका जो है वो नहीं लगा, बॉल बाउंड्री के पार नहीं गई क्योंकि हार्ड इनफ नहीं मारी. लेकिन अगर बाउंड्री के पार भी चली जाती, कभी ना कभी तो बॉल रुकती ना. सवाल ये नहीं है कि बाउंड्री के पार क्यों नहीं गई, सवाल क्या है कि बॉल थोड़ी देर बाद रुक गई, ऐसा क्यों. तो बॉल थोड़ी देर बाद रुक गई क्योंकि फ्रिक्शन थी. जो ग्रास थी जिसके ऊपर बॉल रोल करती हुई जा रही थी, उसकी फ्रिक्शन की वजह से बॉल रुक गई. अगर वहां फ्रिक्शन ना होती तो बॉल जो है आगे और चली जाती. यानी कि इसका आंसर होगा सी पार्ट. देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. अगर आप बाकी एग्जाम ऑप्शंस पढ़ोगे ना, एमसीक्यू है तो बाकी ऑप्शंस एकदम गलत है. पहला है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, गलत है. चाहे कितना भी तेज मार दो बॉल को, कभी ना कभी तो रुकेगी आगे जाके, फ्रिक्शन क्योंकि हमेशा एक्ट कर रही होगी बॉल पे. पार्ट बी है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल. तो ये बात तो ठीक है, सेंटेंस ठीक है कि जितना तेज फोर्स लगेगा उतनी तेज बॉल जाएगी, लेकिन रुकेगी तो फिर भी सही. तो ये रुकने का एग्जाम्पल तो नहीं हुआ, सॉरी रुकने का रीजन तो नहीं हुआ. डी ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट. बताओ, डी ऑप्शन कह रहा है कि जब बॉल आगे जाए जा रही है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो कहेगी कि यार मैं रुक जाती हूँ. ऐसा थोड़ी होता है, बॉल जो है वो रुकना नहीं चाहेगी, बॉल तो चाहेगी मैं चलती जाऊं चलती जाऊं चलती जाऊं. लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए वो रुक जाएगी. तो ये हमारी बैक एक्सरसाइज के शुरू के 4 थ्योरी क्वेश्चन थे. अगली वीडियो से हम इसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड या आप इन आंसर में कोई चीज ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताओ. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.